Hello and welcome to NISM 5A Fully Integrated Course. Chapter 1 Investment Landscape. साइमन सेनेक की एक बहुत फेमस बुक है स्टार्ट विथ अ वाई। इस बुक में वो बात करते हैं गोल्डन सर्कल के बारे में। तो गोल्डन सर्कल ये कहता है कि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आप एक वाई पूछिए, क्यों क्यों आप ये करना चाह रहे हैं। वाई इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं जो उनने बुक में मेंशन किया है। वो मेंशन करते हैं सैलरी टेस्ट को। सैलरी खैर इंडिया में नहीं मिलती है, लेकिन सपोज आपका वाई है एक हेल्दी लिविंग और हेल्दी ईटिंग। और सपोज आप एक एक मार्ट में गए, रिलायंस मार्ट में गए, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। चॉकलेट मिल्क शेक मिल रहा है, चॉकलेट्स मिल रही हैं, चिप्स मिल रहे हैं, पालक मिल रही है, बादाम मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। और आपको डिसाइड करना है कि इन सब में से मैं क्या लूँ। तो अगर आप वहाँ मार्ट से पालक और बादाम उठा के ला रहे हैं अपने घर में, तो आपका एक्शन आपके वाई विच इज़ हेल्दी लिविंग हेल्दी ईटिंग से मैच कर रहा है। ये इन्वेस्टमेंट्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई बार बहुत से लोग हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई बेस्ट इन्वेस्टमेंट बताओ, कौन सा म्यूचुअल फंड लूँ, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूँ या रियल एस्टेट में। बट ये सारे क्वेश्चंस गलत जगह से स्टार्ट होते हैं, बिकॉज दीज क्वेश्चंस टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट, नॉट द इन्वेस्टर। तो बिफोर आस्किंग व्हाट टू इन्वेस्ट इन, यू मस्ट आस्क कि व्हाई यू वांट टू इन्वेस्ट। आप क्यों इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। लाइक साइमन सेनेक सेज, स्टार्ट विथ व्हाई। आपका जो व्हाई है वो डिसाइड करता है आपके इन्वेस्टमेंट। ये उल्टा नहीं है कि आपका व्हाट डिसाइड नहीं करता है कि आप किस में इन्वेस्ट करें। आपका व्हाई डिसाइड करता है कि आप किस में इन्वेस्ट करें। इसको एक बहुत सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो हमेशा सेविंग्स में इंटरेस्टेड रहता था, और हम लोग उसको बोलते थे, अरे तू कंजूस है, तू कंजूस है, तू बस पैसे सेव कर रहा है और तेरे को मालूम ही नहीं है उस पैसे का तेरे को क्या करना है। और एक्चुअली उसको मालूम नहीं था, वो बस क्योंकि उसने कहीं से सीख लिया था कि भाई मेरे को बहुत सारा पैसा बचाना है, तो वो बस पैसा बचाया जा रहा था। उसको नहीं मालूम था कि मेरे को इस पैसे की बाइक खरीदनी है, मेरे को इस पैसे का घर खरीदना है, या फिर मेरे को कार खरीदनी है, क्या करना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि उस पैसे का आप करने क्या वाले हो आखिर। क्योंकि एंड गोल ये नहीं होता कि बहुत सारा पैसा कमाओ, उस पैसे को यूटिलाइज कैसे करो वो अपना एंड गोल होता है। हर इंसान के फाइनेंशियल गोल्स अलग होते हैं। किसी को रिटायरमेंट सिक्योर करना है, किसी को बच्चे की हायर एजुकेशन का खर्चा प्लान करना है। पर एक कॉमन बात, इन्वेस्टमेंट का रास्ता सबके लिए ज़रूरी होता है। सिर्फ सेविंग अकाउंट में पैसे रखने से, जहां इंटरेस्ट सिर्फ 2.5 से 3% मिलता है, आप बड़े सपने को पूरा नहीं कर सकते। क्योंकि एक छुपा दुश्मन बैठा हुआ है, हमेशा एक्टिव रहता है, जिसे अपन कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। ये धीरे धीरे आपके पैसे की वैल्यू कम कर देता है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टिंग एक ऑप्शन नहीं है, ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। हर इंसान की लाइफ में कुछ आम गोल्स होते हैं, जैसे कि बच्चों की एजुकेशन, अपना घर लेना, रिटायरमेंट की प्लानिंग, या एक ड्रीम कार लेना। और कुछ होते हैं खास गोल्स, जैसे कि अपना बिजनेस शुरू करना, या फिर एमबीए या हायर एजुकेशन करना, कैरियर ब्रेक लेना, या वर्ल्ड टूर पे निकल जाना। लेकिन इन्वेस्टमेंट का पर्पस सिर्फ एक है, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, टाइम पे और टेंशन फ्री। इसलिए पहला स्टेप हमेशा यही होता है, अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करो। फाइनेंशियल प्लानिंग का एक गोल्डन रूल है, हर गोल इक्वल नहीं होता। स्टीफन कोवी के मैट्रिक्स से हमें यह समझ आता है कि गोल्स को दो तरीके से देखना चाहिए, नियर टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म, और क्रिटिकल वर्सेस गुड टू हैव। जो गोल्स क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट होते हैं उनको इग्नोर करना सबसे डेंजरस होता है। रिटायरमेंट उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। आज अर्जेंट नहीं लगता, बट फ्यूचर में यह सबसे बड़ा प्रेशर बन सकता है। अगर आज ही प्लानिंग शुरू ना की हो तो
दूसरी तरफ कुछ चीज़ें गुड टू हैव होती हैं, जैसे न्यू आईफोन, ये शौक है, ज़रूरत नहीं। इस मैट्रिक्स का सिंपल मैसेज है, पैसा उन गोल्स पर पहले लगाओ जो लॉन्ग टर्म में इम्पॉर्टेंट हैं, ना कि उन चीज़ों पर जो सिर्फ आज अच्छा लग रहा है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स ऑलवेज प्रायोरिटाइज व्हाट ट्रूली मैटर्स। 3 स्टेप्स टू रीच योर गोल। गोल्स अचीव करना मुश्किल नहीं होता, बस प्रोसेस क्लियर होना चाहिए, और ये एक सिंपल 3 स्टेप प्लान से हो जाता है। स्टेप 1, गोल सेट करना। पहले डिसाइड करो लाइफ में कौन से इवेंट्स डिजायरेबल हैं, जैसे रिटायरमेंट, अपना घर। इन सब का सॉल्यूशन है इन्वेस्टमेंट। और कौन से गोल्स अनडिजायरेबल हैं, इवेंट्स जो हो सकते हैं, जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन। इनका सॉल्यूशन है इंश्योरेंस। जब गोल क्लियर होते हैं, प्लानिंग इजी हो जाती है। स्टेप 2, प्रायोरिटीज सेट करना। हर गोल इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता। कुछ गोल्स जरूरी होते हैं, लाइक एजुकेशन, रिटायरमेंट एक्सेट्रा, और कुछ गोल्स गुड टू हैव होते हैं, जैसे कि एक नया आईफोन लेना या फिर एक वेकेशन पे जाना। प्रायोरिटीज सेट करोगे तभी पता चलेगा कौन से गोल्स पे पहले काम करना है। स्टेप 3, इन्वेस्टमेंट शुरू करना। जब गोल्स डिफाइन हो गए और उनकी प्रायोरिटी सेट हो गई, तो नेक्स्ट स्टेप सिर्फ एक ही है, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। छोटा स्टार्ट करो, पर स्टार्ट जरूर करो। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये होता क्या है? कई बार हम लोग कंफ्यूज कर लेते हैं, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को एक ही जैसा मान लेते हैं। लेकिन महंगाई से लड़ने के लिए आपके पास दो बड़े पावरफुल हथियार हैं, वो है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। सेविंग्स का काम होता है आपके पैसे को सेफ रखना। यहाँ रिटर्न्स बहुत कम होते हैं, कभी कभी जीरो के बराबर। सेविंग्स का एग्जाम्पल होता है जैसे कि बैंक या घर में कैश रखना। दूसरी तरफ होता है इन्वेस्टमेंट। इसका पर्पस सिंपल है, पैसे से और पैसा बनाना। यहाँ रिटर्न्स का पोटेंशियल ज़्यादा होता है, जैसे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक, एफडी एक्सेट्रा। और ये रूल याद रखिए, पहले सेविंग्स फिर इन्वेस्टमेंट। सेफ्टी के बिना ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है, और ग्रोथ के बिना इन्फ्लेशन को बीट करना इम्पॉसिबल है। इन दोनों को बैलेंस करना ही स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग का फाउंडेशन है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर अल्टीमेटली आपका पैसा सिर्फ 4 मेन एसेट क्लासेस में जाता है। चलो एक एक करके उनसे मिलते हैं। इक्विटी, शेयर बाजार। यहाँ आप कंपनी की ग्रोथ में हिस्सा लेते हो। कंपनी ग्रो करेगी तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा। हाई रिस्क हाई रिटर्न। फिक्स्ड इनकम, डेप्ट। ये आपको रेगुलर इंटरेस्ट इनकम भी देता है। एफडीज, बॉन्ड्स, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। रिस्क कम, रिटर्न स्टेबल। रियल एस्टेट यानी जमीन, प्रॉपर्टी, घर। बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, पर लॉन्ग टर्म में वैल्यू बढ़ सकती है या रेंटल इनकम भी मिल सकती है। कमोडिटीज, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, ये सब कमोडिटीज हैं। ये इन्फ्लेशन को बीट करने में काफ़ी यूजफुल होते हैं। इसके अलावा दो और एसेट क्लासेस होती हैं, जो कि होती हैं हाइब्रिड एसेट्स, जैसे कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, और अल्टरनेटिव एसेट्स, जैसे कि आर्ट, कलेक्टिबल्स, स्टैम्प्स। ये थोड़े निश और एक्सपर्ट लेवल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। इनमें से हर एक एसेट क्लास का अपना रोल होता है। आपका काम सिर्फ इतना है, पैसा सही जगह सही मिक्स में लगाना। ये सारी एसेट क्लासेस के एग्जांपल्स हैं, चाहे तो आप इनका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स का सबसे बड़ा छुपा दुश्मन कौन है? इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। इन्फ्लेशन का मतलब सिंपल है, चीज़ें और सर्विस का महंगा होना। आज जो 100 रुपये में मिलता है, कल शायद 110 या 120 में मिलेगा। और जब चीज़ें महंगी होती हैं, तो आपके पैसे की परचेजिंग पावर, यानी खरीदने की ताकत, कम हो जाती है। इस मॉन्स्टर को आप देख नहीं पाते, पर ये धीरे धीरे आपके पैसों को खाता जाता है। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न इन्फ्लेशन रेट से कम है, जो इंडिया में एवरेज 6 से 8% होता है, तो समझ लीजिए आपका पैसा बढ़ नहीं रहा,
बल्कि घट रहा है। इसलिए सिर्फ सेविंग काफ़ी नहीं होती है, आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट चाहिए जो इन्फ्लेशन से तेज भाग सकें। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट, चलिए एक सिंपल एग्जांपल से देखते हैं। सोचो एक टीवी जो आज 10,000 का मिल रहा है, अगर इन्फ्लेशन एवरेज 8% चल रहा हो तो ये टीवी फ्यूचर में कितने का होगा? 5 साल बाद प्राइस हो जाएगा 14,693, 10 साल बाद लगभग 21,589 और 30 साल बाद वही टीवी 1 लाख से ऊपर का हो जाएगा। मतलब चीज़ें बदलती हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है, पर एक चीज़ कांस्टेंट रहती है, महंगाई बढ़ती रहती है। इसलिए अगर आपका पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट में पड़ा है तो वो टीवी जैसे गोल से आप हमेशा पीछे रह जाओगे। इन्फ्लेशन को बीट करना ही स्मार्ट इन्वेस्टिंग का कोर पर्पस है। क्योंकि एग्जाम्स में इन्फ्लेशन रिलेटेड कैलकुलेशन आते हैं, तो जल्दी से अपन एक फॉर्मूला देखते हैं फ्यूचर वैल्यू का और फिर सेम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है ए विच इज कॉल्ड एज फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू पी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर, आर विच इज द इन्फ्लेशन परसेंट एंड एन होता है नंबर ऑफ ईयर्स। तो वही सेम एग्जाम्पल, अगर टीवी था 10,000 रुपए का, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू 10,000 रुपए है टीवी की, तो उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? 1,000 इंटू 1 प्लस आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इन्फ्लेशन अपन मान रहे हैं 8%, यानी कि 0.08 टू द पावर n, और कितने साल बाद? 5। तो अगर ये आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आएगी ₹14693। अच्छा, इन्फ्लेशन आपने समझ ही लिया है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बाकी इन्वेस्टमेंट रिस्क को भी अपन समझते हैं। लिक्विडिटी रिस्क, कभी कभी इन्वेस्टमेंट को जल्दी कैश में कन्वर्ट करने में मुश्किल होती है, जैसे रियल एस्टेट। घर बेचने में टाइम लग सकता है, इसको कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क। क्रेडिट या डिफॉल्ट रिस्क, ये मेनली डेब्ट इन्वेस्टमेंट्स में होता है। अगर कंपनी अपना लोन वापस ना करे तो आपका पैसा अटक सकता है। इसलिए हमेशा क्रेडिट रेटिंग चेक करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए। ट्रिपल ए क्रेडिट रेटिंग बेस्ट होती है। इंटरेस्ट रेट रिस्क, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो पुराने बॉन्ड्स की प्राइसेस गिर जाती हैं। ये रिस्क उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो एफडीज, बॉन्ड्स, डेब्ट फंड्स यूज करते हैं। मार्केट रिस्क, कभी कभी पूरा मार्केट ही ऊपर नीचे होता है, जैसे कोविड-19 क्रैश, इसको मार्केट रिस्क कहते हैं। यह इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट सब एसेट क्लासेस को इम्पैक्ट कर सकता है। पॉइंट सिंपल है, रिस्क को समझकर इन्वेस्ट करोगे तो डिसीजन स्ट्रांग होंगे और डर खत्म हो जाएगा। अच्छा, आपने सुना बॉन्ड, तो बॉन्ड क्या होता है? अगर आपको नहीं मालूम है तो ये मैं आपको बता देता हूँ। बॉन्ड को आप लोन की रिसिप्ट समझ लो। जब गवर्नमेंट या कंपनी को कोई पैसा चाहिए होता है, वो पब्लिक से लोन लेती है और उसके बदले में एक बॉन्ड सर्टिफिकेट देती है। आप उस कंपनी या गवर्नमेंट को पैसे उधार देते हो और बदले में वो आपको इंटरेस्ट देती है। बॉन्ड का सिंपल फॉर्मूला है, आप पैसे देते हो, कंपनी या गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती है, टाइम पूरा होने पर प्रिंसिपल वापस हो जाता है। तो अपन आ गए हैं इस चैप्टर के 5वें टॉपिक पे, रिस्क मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट चूज करना सिर्फ रिटर्न देखकर नहीं होता है। सही इन्वेस्टमेंट वही होता है जो आपके गोल्स, रिस्क और कंफर्ट के साथ मैच करे। इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट लेने से पहले ये 6 चीज़ें ज़रूर चेक करो। नंबर 1, सेफ्टी, आपका पैसा कितना सुरक्षित है, क्या चांस है लॉस का। नंबर 2, लिक्विडिटी, अगर इमरजेंसी आए तो पैसा कितना जल्दी आप निकाल सकते हो, ईजी है या टाइम कंज्यूमिंग। नंबर 3, रिटर्न्स, कितना प्रॉफिट मिल सकता है और क्या ये इन्फ्लेशन को बीट करेगा। नंबर 4, कन्वीनियंस, इन्वेस्ट करना कितना इजी है, ऑनलाइन हो सकता है क्या।
डॉक्यूमेंटेशन सिंपल है कि नहीं। नंबर 5, टिकट साइज, मिनिमम कितना पैसा लगाना पड़ेगा, जैसे कि 500 रुपये से स्टार्ट होगा या 5 लाख रुपए चाहिए। नंबर 6, टैक्सेशन, जो रिटर्न्स मिलेंगे उन पर कितना टैक्स लगेगा। कभी कभी टैक्स ओवरऑल रिटर्न को काफ़ी रिड्यूस कर देता है। इन 6 पॉइंटों को समझकर ही आप अपने इन्वेस्टमेंट को बेस्ट चूज कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट में रिस्क को कंप्लीटली एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हो रिटर्न्स अच्छे हों तो थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा, बट स्मार्ट इन्वेस्टर वो होता है जो रिस्क को समझकर मैनेज करे। चलिए अपन देखते हैं कि कुछ सिंपल स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं इन रिस्क को मैनेज करने के लिए। नंबर 1, अवॉइड, जो समझ ना आए उससे दूर रहो। अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आपको समझ नहीं आ रहा है या उसकी रिस्क आपको सूट नहीं करती है तो सिंपल सॉल्यूशन है अवॉइड इट। फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी, जैसे मेरे को क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि ये कैसे काम करती है, तो मैं उससे दूर ही रहता हूँ। अवॉइड करने का मतलब है शायद आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे, बट एटलीस्ट आप अननेसेसरी रिस्क नहीं उठाओगे। नंबर 2, टेक ए पोजीशन, मार्केट मूवमेंट का फायदा उठाना। कुछ इन्वेस्टर्स एक्टिव पोजीशन लेते हैं टू बेनिफिट फ्रॉम मार्केट ट्रेंड्स। एग्जांपल, अगर आप बॉन्ड इन्वेस्टर हो और आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है तो आप शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स बेचकर लॉन्ग टर्म बॉन्ड ले सकते हो, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट गिरते हैं और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स का प्राइस ज़्यादा बढ़ता है और आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन अगर आपकी प्रेडिक्शन गलत होगी तो लॉस भी हो सकता है। इस तरह की स्ट्रैटेजीज के लिए डीप मार्केट नॉलेज, टाइमिंग और एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। इसीलिए ये स्ट्रैटेजीज नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए रिकमेंडेड नहीं होती है। नंबर 3, डाइवर्सिफाई, कीप योर एग्स इन डिफरेंट बास्केट। ये सबसे प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है, ये हमने कई बार सुनी है, स्पेशली नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपना पैसा अलग अलग एसेट क्लासेस में बांट देना, जैसे इक्विटी, डेब्ट, गोल्ड, रियल एस्टेट। अगर एक एसेट लॉस करे तो दूसरा कंपनसेट कर सकता है और इससे आपका पोर्टफोलियो कभी भी पूरा का पूरा रिस्क में नहीं आता। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क स्प्रेड करता है, डाइवर्सिफिकेशन क्या करता है, रिस्क को स्प्रेड करता है और लॉस के चांसेस को बहुत कम कर देता है। अच्छा, रिस्क को मेजर करने के लिए बेसिक आइडिया आपको मैं दे देता हूँ। रिस्क मैनेज करने से पहले उसको मेजर करना बहुत ज़रूरी होता है। और मार्केट वोलेटिलिटी रिस्क मेजरमेंट कैसे होता है, वो होता है कुछ चीज़ों से, जैसे कि वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा। इन सब से हम मार्केट रिस्क और वोलेटिलिटी मेजर करते हैं। क्रेडिट रिस्क मेजर होती है क्रेडिट रेटिंग से, जैसे AAA, AA काइंड ऑफ स्टफ, और डिफरेंट क्रेडिट स्प्रेड से। इन सब के डिटेल अपन चैप्टर 10 में देखेंगे। ये मिलते हैं रोहन से। रोहन एक नॉर्मल इन्वेस्टर है, अच्छी सैलरी है, थोड़ी सेविंग्स भी कर लेता है और मार्केट से बहुत एक्सपेक्टेशन रखता है। लेकिन रोहन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो मार्केट से ज़्यादा अपनी इमोशंस को फॉलो करता है। एक दिन दोस्त बोलता है ये स्टॉक मल्टी बैगर है, तो रोहन बिना कोई रिसर्च किए उसमें इन्वेस्ट कर देता है। दिस इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी बायस। जो पहले सुनो वही सच लगता है, फिर वो सिर्फ वही वीडियोस और न्यूज़ देखने लगता है जो उसके डिसीजन को राइट प्रूफ करे। दिस इज कंफर्मेशन बायस। क्योंकि वो आईटी में काम करता है, सिर्फ टेक स्टॉक ही खरीदता है। ये होता है फैमिलियरिटी बायस, जो जानता हूं वही सही। बुल मार्केट आता है, सब लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो रोहन भी दौड़ पड़ता है। दिस इज कॉल्ड हर्ड मेंटालिटी। मार्केट थोड़ा गिरता है तो रोहन पैनिक करने लगता है और लॉस में सब कुछ बेच देता है। दिस इज कॉल्ड लॉस एवर्जन। कभी रोहन थोड़ा प्रॉफिट बन जाए तो उसको लगता है कि आई एम द जीनियस और ओवर कॉन्फिडेंस से बड़े रिस्क ले लेता है, और दिस इज कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस बायस। और जब कभी मार्केट ऊपर या नीचे जाए तो उसको लगता है कि फ्यूचर में भी वैसा ही होगा। दिस इज कॉल्ड रीसेंसी बायस। लेकिन फाइनली रोहन समझ जाता है कि प्रॉब्लम मार्केट नहीं, उसका खुद का बिहेवियर है। तो वो एक एक्सपर्ट से बात करता है जो होता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। वो उसकी एडवाइस लेता है
जो उसके इमोशंस को डिसीजन से अलग कर देता है। एंड दैट इज हाउ रोहन लर्न्स कि इन्वेस्टिंग का असली गेम दिमाग को कंट्रोल करना है, मार्केट को नहीं। देखिए, इन्वेस्टिंग का पहला रूल सिंपल है, खुद को पहचानो फिर प्लान बनाओ। इसका मतलब क्या है? दो चीज समझना बहुत जरूरी है। पार्ट वन, रिस्क प्रोफाइलिंग। अपना रिस्क एपेटाइट पहचानो। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। रिस्क प्रोफाइलिंग तीन चीजों पर बेस्ड होता है। नंबर वन, एबिलिटी। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कितना रिस्क अलाउ करती है। एग्जाम्पल, अगर रोहन 30 साल का है और उसके ऊपर कोई लोन नहीं है, सैलरी भी अच्छी है, कोई डिपेंडेंस भी नहीं है, तो उसकी एबिलिटी बहुत हाई है। पर अगर मीरा 45 साल की है और उसके दो बच्चे हैं और उसके पास होम लोन भी है और उसके पास डिपेंडेंट पेरेंट्स भी हैं, तो उसकी एबिलिटी लो है, तो वो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकती। नंबर टू, विलिंगनेस। आप मन से कितना रिस्क हैंडल कर सकते हो। एग्जाम्पल, मार्केट 10% अगर गिर जाए तो आपकी नींद उड़ जाती है, पोर्टफोलियो बार बार चेक करने लगते हो, तो ये दिखाता है कि आपकी विलिंगनेस लो है। लेकिन अगर आप कामली ये सोचते हो कि ये तो नॉर्मल मार्केट करेक्शन है, देन योर विलिंगनेस इज प्रोबेबली हाई। थर्ड थिंग है नीड। गोल्स अचीव करने के लिए कितना रिस्क जरूरी है। एग्जाम्पल, अमन को 20 साल बाद रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ चाहिए, सपोज। इफ यू इन्वेस्ट ओनली इन एफडी एट, जो कि 6% का रिटर्न देती है, तो इससे उसका गोल अचीव नहीं हो पाएगा। यहाँ इक्विटी का रिस्क जरूरी है, क्योंकि विदाउट ग्रोथ गोल इम्पॉसिबल है। ये रिस्कोमीटर जो इसमें दिख रहा है वो आपको दिखाता है कि आप लो रिस्क कैटेगरी में हो, मॉडरेट रिस्क में हो, या फिर हाई रिस्क इन्वेस्टर हो। ये रिस्कोमीटर बहुत ज़रूरी है सेबी के हिसाब से, जो कि हर एक म्यूचुअल फंड के साथ आता है। उसके बारे में भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे लेटर चैप्टर्स में। अब पार्ट टू, एसेट एलोकेशन। अपना पैसा सही तरीके से बांटना है। तो जब आपको अपना रिस्क पता चल गया, तो नेक्स्ट स्टेप है पैसा सही जगह अलोकेट करना। एसेट एलोकेशन दो तरीके से होते हैं। नंबर वन, स्ट्रैटेजिक, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि एक फिक्स प्लान होता है। कि एग्जांपल, अगर आप मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर हो, तो आपका प्लान हो सकता है 60% इक्विटी और 30% डेब्ट और 10% गोल्ड में। यह प्लान हर साल सेम भी रह सकता है, जब तक आपके गोल सेम है। टैक्टिकल एलोकेशन। एग्जाम्पल, मार्केट बहुत हाई हो गया, थोड़ा इक्विटी प्रॉफिट आप बुक कर दो और डेप्ट में डाल दो, और अगर मार्केट गिर जाए तो थोड़ा इक्विटी में ऐड कर दो, बट ओनली विद इन योर रिस्क लिमिट। ये स्मॉल एडजस्टमेंट शॉर्ट टर्म मार्केट कंडीशन के हिसाब से होते हैं। देखिए, ये टैक्टिकल एलोकेशन जो होता है वो गुड फॉर एक्सपीरियंस इन्वेस्टर होता है। तो वो पोर्टफोलियो के रिस्क को कम करना बिना रिटर्न्स को कंप्रोमाइज किए, या फिर पोर्टफोलियो के रिस्क को बढ़ाना बिना रिस्क को बढ़ाए, वो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर अच्छे से जानते हैं। तो सही इन्वेस्टमेंट तभी होती है जब आप अपना रिस्क पहचानो। जस्ट लाइक कि आप हाईवे पे कौन सा लेन चूज कर रहे हो, एक फास्ट लेन और एक स्लो लेन। तो सही लेन चूज करना इंपॉर्टेंट है, और पैसा सही मिक्स में बांटो, जैसे कि इक्विटी में, डेब्ट में, गोल्ड में, जिसको अपन एक बैलेंस्ड मील भी कह सकते हैं। अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, डू इट योरसेल्फ वर्सेस टेकिंग प्रोफेशनल हेल्प। देखिए, इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम्स में हो, एफडीज हो, डिबेंचर्स हो, शेयर्स हो, या रियल एस्टेट हो, या फॉर दैट मैटर गोल्ड सिल्वर जैसे एसेट्स हो। लेकिन सवाल ये है कि इन्वेस्टमेंट खुद करें या किसी प्रोफेशनल को हायर करके करें। दोनों ऑप्शंस पॉसिबल हैं। अगर आप खुद मैनेज करना चाहते हो,
तो आपको रिसर्च एनालिस्ट, ट्रैकिंग, पेपर वर्क सब कुछ खुद करना पड़ेगा। और अगर प्रोफेशनल हेल्प का ऑप्शन लेना चाहते हो तो इसका आंसर है म्यूचुअल फंड्स। यहाँ आप कोई नया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं ले रहे होते हो, आप बस इन्वेस्ट करने का तरीका चेंज कर रहे होते हो। पैसा मैनेज करने का काम एक एक्सपर्ट टीम जैसे कि जिसको एएमसी कहते हैं वो करती है। तो क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऑप्शन बेटर है, डू इट योरसेल्फ या प्रोफेशनल हेल्प। इसका आंसर 3 सिंपल क्वेश्चंस में छुपा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, कैन यू डू द जॉब योरसेल्फ। बेसिकली आपकी एबिलिटी की बात, कि आप में उस काम की एबिलिटी है क्या। जैसे कि इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, स्किल्स चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट टाइम चाहिए। जैसे एक हिस्ट्री टीचर अपनी बेटी को मैथ्स क्लास नहीं पढ़ा सकती, वैसे ही हर कोई इन्वेस्टमेंट में एक्सपर्ट नहीं होता। अगर आपके पास या तो नॉलेज नहीं है या टाइम नहीं है तो DIY का ऑप्शन थोड़ा सा वीक हो जाता है और आउटसोर्स ऑप्शन ही बेटर लगने लगता है। सेकंड क्वेश्चन, डू यू वांट टू डू योरसेल्फ, यानी कि इंटरेस्ट, मतलब आपको आता तो है लेकिन आप करना चाहते हो क्या। कभी कभी आप केपेबल हो पर इंटरेस्टेड नहीं होते हो, आपको रिसर्च बोरिंग लगता है, या फिर पोर्टफोलियो ट्रैकिंग पसंद नहीं है, या अपना टाइम फैमिली, करियर, हॉबीज में लगाना चाहते हो। इवन देन प्रोफेशनल हेल्प इज बेटर चॉइस। तो तीसरा क्वेश्चन आता है, कैन यू अफोर्ड टू आउटसोर्स, यानी कि कॉस्ट, आप अफोर्ड कर सकते हो क्या इसको किसी और को देने को। तो म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो फ्री होते नहीं है, एएमसीज की फीस लगती है। लोग यूजुअली कंपेयर करते हैं DIY कॉस्ट इक्वल टू 0, लेकिन म्यूचुअल फंड कॉस्ट इक्वल टू हाई। लेकिन ये कंपैरिजन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, DIY का हिडन कॉस्ट भी होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हिडन कॉस्ट नंबर 1, सबसे पहला हिडन कॉस्ट है आपका टाइम। अगर आप सपोज 12% अर्न करते हो DIY से और म्यूचुअल फंड आपको 10% देता है फीस के बाद, तो ये हो गया 10 लाख का पोर्टफोलियो पर डिफरेंस जो है वो है 20,000 पर ईयर। अब सवाल ये है कि आपका टाइम 20,000 से कम वैल्यू का है, और वेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए तो ये टाइम और भी वैल्यूबल होता है। हिडन कॉस्ट नंबर 2, मिस्टेक्स, इमोशनल बायसेस। जब पैसा हमारा होता है और जब हम उसी को लगा रहे होते हैं तो हमारा इमोशन हमें ओवर पावर करता है। कई बार हम इमोशन से डिसीजन लेते हैं, पैनिक सेलिंग करते हैं, या फिर ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, या फिर हर्ड मेंटालिटी आ जाती है। लेकिन क्या है, ये सब गलतियां म्यूचुअल फंड मैनेजर नहीं करता है या फिर वो अवॉइड करता है। इसीलिए DIY हमेशा बेस्ट नहीं होते। तो अगर फाइनल थॉट देखें तो ज़्यादातर लोग के लिए म्यूचुअल फंड एक बेटर ऑप्शन होता है, क्योंकि टाइम बचता है, इमोशनल मिस्टेक रिड्यूस कर सकते हैं, और प्रोफेशनल रिसर्च का बेनिफिट भी मिलता है। तो ये था ओवरऑल चैप्टर 1। होपफुली आपको सब कंसेप्ट समझ में आए हुए होंगे इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप के। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें अपन देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली क्या होते हैं और इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो में उनका क्या रोल होता है। तो सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू। चलिए पूरे चैप्टर को एक बार फिर से जल्दी से समराइज कर लेते हैं। तो अपन ने क्या क्या देखा था। सबसे पहले अपना देखा था टॉपिक नंबर 1 जो था इन्वेस्टर्स एंड देयर फाइनेंशियल गोल्स, कि इन्वेस्टिंग कैसे चालू होती है, व्हाट से नहीं, वाई से। आपके गोल्स जैसे एजुकेशन, रिटायरमेंट, हाउस, ये सभी रोड मैप आपकी डिफाइन करने में मदद करते हैं। नंबर 2 अपन ने देखा था सेविंग्स वर्सेस इन्वेस्टमेंट। सेविंग सेफ्टी के लिए होती है, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के लिए। रूल सिंपल है कि पहले सेफ्टी फिर ग्रोथ। फिर अपन ने देखा था डिफरेंट एसेट क्लासेस। आपके पैसे जैसे कि 6 कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं, जो कि है इक्विटी, डेब्ट, रियल एस्टेट, कमोडिटीज, हाइब्रिड और अल्टरनेटिव। फिर अपन ने देखा था इन्वेस्टमेंट रिस्क।
जिसमें अपन ने पढ़ा था इन्फ्लेशन क्या होता है, मार्केट क्रैश क्या होता है, इंटरेस्ट रेट चेंजेस क्या होते हैं, क्रेडिट इश्यूज और लिक्विडिटी। ये सब रिस्क हमें समझने के लिए हमने ये चैप्टर पढ़ा था। फिफ्थ था रिस्क मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट। इसमें अपन ने पढ़ा था कि डाइवर्सिफाई करो सारे अपने इन्वेस्टमेंट्स, और हमने देखा था कि ऑल एग्स शुड नॉट बी इन द सेम बास्केट। और इन्वेस्टमेंट चूज करते वक्त हमने देखा था कि 6 क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, जो कि थी सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिटर्न्स, कन्वीनियंस, टिकट साइज और टैक्सेशन। फिर हमने पढ़ा था बिहेवियरल बायसेस के बारे में, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि फियर, ग्रीड और हर्ड मेंटालिटी ये सब क्या होता है। हम कई बार अपने खुद के ही सबसे बड़े एनिमी बन जाते हैं। तो इमोशंस को कंट्रोल करना इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा स्किल होता है। 7 टॉपिक हमने जो पढ़ा था वो था रिस्क प्रोफाइलिंग, जिस पर अपन ने पढ़ा था कि सबसे पहले अपना एपेटाइट पहचानना ज़रूरी है, कि आपकी एबिलिटी कितनी है रिस्क लेने की, आपकी विलिंगनेस कितनी है और आपकी नीड कितनी है। और 8 टॉपिक था एसेट एलोकेशन। ये डिसाइड करता है कि पैसा इक्विटी, डेब्ट या गोल्ड में कितना कितना जाना चाहिए। स्ट्रेटेजी अपनी लॉन्ग टर्म होती है और जो टैक्टिक्स अपन फॉलो करते हैं वो शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट्स के लिए होते हैं। और 9 टॉपिक था DIY वर्सेस प्रोफेशनल हेल्प। आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट खुद मैनेज कर सकते हैं, इसमें अपन ने देखा था, या फिर अपन एक एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड ज़्यादातर लोगों के लिए ईजी होता है, डिसिप्लिन होता है और एफिशिएंट भी होता है। तो ये सब अपन ने देखा था इन पूरे 9 टॉपिक्स में। थैंक यू इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर में।